हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग चूंकि ब्रिक्स के स्टार्टिंग से डिफिनेशन से लेके कंपोजिशन से लेके उसके एवरी जितने एलिमेंट हो सकते हैं, हम लोग ने हर एक चीज को कोशिश किया कि आपको फुल कंटेंट देके डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, वो पढ़ाई अब हो चुकी है, आप लोग लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। आज जो हम लोग का टॉपिक कंटिन्यू करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू स्टडी द ब्रिक्स मशीनरी। अगर ब्रिक का आपने सारा चीज पढ़ लिया है तो फॉर लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज तो ले लिया, सॉरी थियोरेटिकल नॉलेज तो आपने ले लिया, अब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। तो जब थियोरेटिकल नॉलेज ले लिए, प्रैक्टिकल ले लिए, दोनों को जब एक साथ हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पर से, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। चलिए, समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है डिफरेंट टेस्ट ऑन ब्रिक्स, यानी कि जो हमारा ईट है उसके ऊपर हम किस किस तरह का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टेस्ट है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन से क्या समझते हैं आप लोग, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एब्जॉर्ब, पानी को सोखना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब समझ गए क्या हुआ, पानी को सोखना। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ कितना पानी सोखा, सोखा या सोख, सोखा, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं इस एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ। तो इस एब्जॉर्प्शन टेस्ट का हमारा गोल क्या है, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्रिक्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। यानी ब्रिक्स जो हमारा है वो कितना पानी को एब्जॉर्ब किया जब हम उसको पानी में डुबाए तब। तो उसका प्रोसीड्यूर कुछ होगा, तो चलिए प्रोसीड्यूर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 5 ब्रिक को ले लेंगे। 5 ब्रिक को आप ले लीजिए, उसके ड्राई वेट को, ड्राई मतलब क्या होता है, सूखे हुए परिस्थिति में, और वेट मतलब क्या होता है, गीला हुए परिस्थिति में। तो सबसे पहले 5 ब्रिक ले लीजिए, नंबर 1, उसका ड्राई कंडीशन में वेट मेजर कर लीजिए। कर लिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। ठीक है, फिर क्या कीजिए, उस सेकेंड स्टेप में 5 ब्रिक को जो है पानी में डुबा दीजिए। किसी बाल्टी में पानी भरिए और पूरी तरीके से उसको उसमें डुबा दीजिए। आपने डुबा दिया लेकर के, कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए। कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए कंप्लीटली। 24 आवर्स के बाद क्या कीजिए, आप लोग घर चले जाइए, फिर अगला दिन वापस आइए, उस ब्रिक को उसमें से निकालिए और उसका वेट कंडीशन में कितना वेट आया उसको मेजर करके नोट कर लीजिए। दैट इज द स्टेप नंबर 3, समझ गए। देन वेट इट इन वेट कंडीशन ब्रिक एंड नोट इट्स वैल्यू। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको ड्राई वेट पता चला गया, वेट कंडीशन में वेट पता चल गया, तो दोनों का जो डिफरेंसेस निकालेंगे, दैट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ब्रिक्स। यानी दोनों का जब डिफरेंसेस निकालेंगे तो ही पता चलेगा ना कितना पानी जो है हमारा ब्रिक जो है एब्जॉर्ब किया। दैट विल गिव अस द एब्जॉर्प्शन टेस्ट रिजल्ट। समझ गए। तो एक कंडीशन है कि अगर अच्छा ब्रिक आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, या जो ब्रिक बन के आया है वो अच्छे क्वालिटी में है, तो वो 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा वेट ऑफ ड्राई ब्रिक्स। समझ गए। यानी कि ड्राई ब्रिक्स में सपोज कीजिए अगर वेट आ रहा है आपका 20, सपोज कीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, तो जब वेट में जाएगा तो वो कितना, 20%, तो 20 का 20% कितना होगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि ड्राई ब्रिक्स का जितना वजन होगा उससे 20% ज्यादा नहीं जाना चाहिए वेट ब्रिक का वजन, तो वो हमारा गुड क्वालिटी ब्रिक्स होगा। समझ गए आप लोग। चलिए नोट कीजिए इसको। अब सेकेंड टेस्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या उसी को बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ाया हूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, फिर भी अभी बता देता हूं। कंप्रेसिव, इस वर्ड कंप्रेसिव से क्या समझते हैं,
कंप्रेस्ड करना, दबाना। मैं आपको ऊपर से वजन देके जब दबाऊंगा तो आप कब तक इस लोड को सह पाओगे? मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं आपके ऊपर लोड दे रहा हूं तो कब तक इस लोड को आप रेजिस्ट करोगे? तभी तक ना, जब तक आपकी जिस पॉइंट पे आपकी स्ट्रेंथ रहेगी कि नहीं सर अब मैं इस 50 केजी से ज्यादा के वेट को सहन नहीं कर सकता हूं, तो यानी आपकी वो जो वैल्यू होगी जिसके नीचे आप फेल कर जाओगे वही ना आपकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगी। तो वही पढ़ना है हमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते किसको है? तो इट इज द कैपेसिटी, क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता ऑफ मटेरियल, किसी भी पदार्थ का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, मतलब रोकना। आप चलती गाड़ी से उतरते हो तो देखते हो आपका पैर जो है जमीन से रेजिस्ट करता है, इसी की वजह से आप गिरते हो, अदरवाइज आप दौड़ते ही रहते हैं ना। और स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड लोड, जो उसके ऊपर लोड लगा उसको वो सह सके। व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, जब उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा। टेंडिंग टू रिड्यूस साइज और ब्रेक, ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ज्यादा वजन पड़ेगा तो देखते हैं शरीर नीचे की तरफ झुकने लगता है। और कोई, अगर हम बात कर रहे हैं किसका? ब्रिक का, तो ब्रिक के ऊपर जब एक्सियल लोड लगाएंगे एक सर्टेन लिमिट तक, तो कुछ लोड के बाद वो टूट जाएगा ना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझ गए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? चलिए प्रोसीड्यूर की बात करते हैं। तो प्रोसीड्यूर में इसका सबसे पहला क्या है, जो ब्रिक है ना, प्लेस द ब्रिक्स विथ फ्लैट फेस। फ्लैट फेस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब तो जानते हैं जमीन के समांतर, और फ्लैट मतलब क्या होता है? आपका ब्रिक जो होता है ना, वो दो तरीके से सोलिंग किया जाता है। रोड पे आप देखिएगा या घर में देखिएगा, एक होता है फ्लैट सोलिंग और दूसरा होता है एज सोलिंग। फ्लैट मतलब जब फ्रॉग जो उसके नीचे होती है ना और ऊपर वाला स्मूथ फेस होती है, वैसे जब उसको हम फ्लैट किए तो वो क्या हो गया? फ्लैट फेस। और जब एज के तरफ से हम उसको खड़ा किए ऐसे, तो वो हमारा एज सोलिंग हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो ब्रिक्स आप ले रहे हैं ना, उसको फ्लैट फेस को हॉरिजॉन्टली रखिए, ठीक है। लेकिन जो मोटार फील्ड फेस है उसको अपवर्ड, मोटार फील्ड फेस जो है उसको अपवर्ड। मोटार फील्ड फेस किसको बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे फ्रॉग को। किसको बोलेंगे? फ्रॉग को। तो जो फ्रॉग होगा यानी उल्टा ईटा रखना है। फ्रॉग हमेशा नीचे जो रखते हैं वो इस बार ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसाला भरा हुआ है। लिख रहा है ना, मोटार फील्ड फेस अपवर्ड। मोटार मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मोटार जो होता है हमारा, वो होता है सीमेंट प्लस सैंड का रेशियो। मान लीजिए मैं ले रहा हूं मोटार 1:3 का रेशियो। इसमें 1 क्या हो गया? सीमेंट, 3 क्या हो गया? सैंड। या कह सकते हैं कि 100 ग्राम सीमेंट प्लस 300 ग्राम सैंड का जो मिक्सचर बनेगा वो हमारा क्या होगा? मोटर। उस फेस को ऊपर रखना है और जो सेकेंड फेस हुआ, अपोजिट फेस हुआ, उसको भी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेस में ही रखना है। किसके बीच में? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। आप लोग जब लैब में जाइएगा तो वहां देखिएगा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन कुछ इस तरह का बड़ा रहेगा आपका स्ट्रक्चर, उसमें एक स्प्रिंग लगा रहेगा, उसके ऊपर दो प्लेट रहेगा। उस दो प्लेट के बीच में ना आप किसी भी मटेरियल को रखिएगा और उसके बाद उसका लोड बढ़ाइएगा, तो ऊपर से जब एक्सियल लोड लगेगा ना उसके ऊपर एक सर्टेन रेंज तक, तो ब्रिक जो है वो बियर करेगा कि हाँ इसके बाहर अब हम स्ट्रेंथ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। समझ गए? सेकेंड, अप्लाई लोड्स एक्सियली। एक्सियली क्यों कहा जा रहा है? आप लोड क्या इधर से दे रहे हो? लोड इधर से दे रहे हो, वो ऐसे एक दूसरे के दो प्लेट के बीच में चप रहा है। समझ गए? एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक रेंज दे दिया गया है। ये रेंज आपको याद रखना है कि इतना कम से कम रेट पे उसको लोड को अप्लाई करना है। वो रेट क्या है? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवरी मिनट। पर मिनट इतना लोड उसके ऊपर लगाना है। कब तक? टिल फेलियर ऑकर्स, टिल फेलियर, जब तक कि वो
ब्रेक ना कर जाए या फेल ना कर जाए कि अब इसके बाहर हम लोड अप्लाई नहीं कर पाएंगे भैया, ठीक है। एंड नोट डाउन द मैक्सिमम लोड एट द फेलियर टाइम, जिस समय हमारा ब्रिक टूट गया या फेल कर गया उस समय पे कितना लोड उसके ऊपर लगा था उसको आप नोट कर लीजिए, वही आपका फेलियर लोड होगा, समझ गए, ठीक है। देन फाइंड आउट द क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ द ब्रिक। ऐसे ही हम जब 2-3 सैंपल का टेस्ट करेंगे तो उसका एवरेज वैल्यू हम लोग लेते हैं। लेबोरेटरी में जब टेस्ट कीजिएगा तो बेहतर समझ पाइएगा। उसका क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ले लेंगे और उससे हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक जो है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। जब लेबोरेटरी टेस्ट कीजिएगा तो आपको खुद वैल्यू मिलेगा। अगर इस वैल्यू से नीचे मिल रहा है आपको तो आपका गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक नहीं है, यानी वो कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन टेस्ट को और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को। चलिए अब जो हमको नेक्स्ट टेस्ट पढ़ना है वो है हमारा हार्डनेस टेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट कौन कौन सा पढ़ा, एब्जॉर्प्शन टेस्ट और क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन से ये जाना कि पानी कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए ब्रिक को, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बेनिफिट होगा। और क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से ये जाना कि उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है जो वो बियर कर सकता है। तीसरा जो हमको पढ़ना है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस मतलब आपको मालूम ही है, हार्ड, मजबूत, वेल कॉम्पैक्टेड, क्रिस्टलाइन होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी। तो अ गुड ब्रिक शुड रेजिस्ट स्क्रैचेज अगेंस्ट शार्प थिंग। हार्डनेस टेस्ट में क्या हम लोग मेनली पढ़ते हैं, जब कोई ब्रिक को उठाइए या 2 ब्रिक को लीजिए, उसको किसी लोहा से या करनी समझते हैं ना जिससे मसाला मिलाते हैं, उससे अगर ऐसे ऐसे स्क्रैच करे या अपने उंगली के नाखून से जब ऐसे ऐसे ब्रिक को स्क्रैच कीजिए तो उसके ऊपर पे ना कोई स्क्रैचेज परमानेंट आना नहीं चाहिए या कोई स्क्रैच नॉर्मली दिखना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा ब्रिक जो है वो हार्ड ब्रिक होगा। यूज अ शार्प टूल्स और नेल्स टू मेक स्क्रैचेज ऑन ब्रिक्स। इफ नो स्क्रैचेज इंप्रेशन ऑन ब्रिक्स देन इट इज हार्ड ब्रिक। उस पे अगर कोई स्क्रैच का निशान छपता नहीं है यानी वो ब्रिक हमारा जो है वो हार्ड है। समझ गए आप लोग? चलिए तीसरा टेस्ट हो गया। चौथा शेप एंड साइज, इसी को बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये आपके एसएससी या जेई में कई दफा टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पूछा है। तो शेप एंड साइज से आप समझ गए, शेप एंड साइज यानी ब्रिक का लंबाई, चौड़ाई, गहराई। अब टॉलरेंस टेस्ट का मतलब में टॉलरेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले एक बार टॉलरेंस के बारे में बताया था, क्वाइट थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने। टॉलरेंस का ब्रिक के संदर्भ में सीधा सीधी मतलब ये हुआ उसके लेंथ में घटाव बढ़ाव। समझ गए आप लोग? उसके लेंथ में घटाव बढ़ाव यानी इलोंगेशन जो होगा ना लेंथ के ब्रिक में, वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इसके संदर्भ में ये टॉलरेंस टेस्ट हमको यहाँ बताएगा। तो सबसे पहले शेप एंड साइज के रिस्पेक्ट में बात करें तो ब्रिक का शेप कैसा होना चाहिए, प्योरली रेक्टेंगुलर होना चाहिए। आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी है पहले। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, रट लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। समझ गए? तो करिए क्या, प्रोसीडियर में 20 ब्रिक को लीजिए और उसको स्टैक कर दीजिए अलोंग इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। आप देखते हैं ना, ट्रैक्टर से जब ईटा उतरता है तो वो जो लेबर रहता है वो ब्रिक को कैसे स्टैक करता है, क्या वो सिर्फ अलोंग द लेंथ या अलोंग द फ्लैट या अलोंग द विड्थ? नहीं ना करता है। आप देखते हैं 2-3 तरीके से वो ईटा को स्टैक करता है, लेकिन जब पूरा ईटा स्टैक हो जाता है तो आप जब बाहर से देखते हो उसको तो लगता है जैसे पूरा एक ही साइज का ब्रिक है। दिखता है कि नहीं दिखता है? एकदम यूनिफॉर्म इन शेप रहता है, एकदम वेल कॉम्पैक्टेड रहता है एकदम। तो वही चीज यहाँ पढ़ना है। ये जो 20 ब्रिक लिया ना जिसको आपने स्टैक किया, मतलब या अलोंग द लेंथ या अलोंग द विड्थ या अलोंग द हाइट, ठीक है। तो चलिए क्या होता है फिर बात करते हैं। आपने 20 नंबर ऑफ ब्रिक लिया तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 19 इंटू 20 3800 mm। ब्रिथ कितना हो जाएगा, 90 100 mm।
हाइट कितना हो जाएगा 1900 mm। और इसकी टॉलरेंस क्या होगी, अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करें तो लेंथ में इलोंगेशन जो है वो प्लस माइनस 80 mm ही रहना चाहिए, इसके बाहर जाना नहीं चाहिए। विड्थ के संदर्भ में कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 40 mm होना चाहिए। और हाइट के संदर्भ में कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 40 mm होना चाहिए। ये आपके एसएससी के एग्जाम में कई दफा पूछ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि लेंथ के रिस्पेक्ट में टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 80, विड्थ के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस 40 और हाइट के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस 40 mm। समझ गए आप लोग। तो जब हम इन सबको स्टैक कर दिए लेकर के और फिजिकली जाके जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर ऑल स्टैक्स ब्रिक्स फिजिकली इफ ऑल ब्रिक्स आर सिमिलर इन साइज अपीयरेंस। आप देखते हैं कि सारा ब्रिक जो है अलोंग द लेंथ सेम साइज में है, विड्थ अलोंग द सेम साइज में, हाइट अलोंग द सेम साइज अपीयरेंस में है, देखने में है, देन दे आर ऑफ गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। यानी कि इस तरह के ब्रिक को हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ गए आप लोग। टेस्ट नंबर 4। अब टेस्ट नंबर 5 का बात करते हैं। टेस्ट नंबर 5 हमारा क्या हो गया, कलर टेस्ट। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है एकदम रेडिश होता है, सेकेंड क्लास ब्रिक जो होता है रेडिश ऑरेंज हो जाता है, और थर्ड क्लास ब्रिक जो होता है रेडिश येलो हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि कलर टेस्ट में मेनली हम लोग फिजिकली जो है गुड ब्रिक को देखेंगे कि वो ब्राइट एंड यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट इट्स बॉडी। जब एक ईटा को उठाए तो अलोंग द फेस एकदम सेम कलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। फ्रॉक के साइड भी देखे उठा के तो वो भी बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए और एकदम ब्राइट कलर होना चाहिए। अलोंग द विड्थ अलोंग द हाइट एकदम रेडिश कलर हमको मिलना चाहिए। समझ गए। अगर ऐसा मिलता है तो वो हमारा ब्रिक जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कलर टेस्ट हो गया। लास्ट है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट फिर इस पे लास्ट लेक्चर से रिवाइज करता हूँ। लास्ट लेक्चर में जब प्रॉपर्टीज में बता रहा था गुड ब्रिक का, तो उसमें एक लास्ट वर्ड लिखा था कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी ना उसकी गुड मेटेलिक साउंड आएगी जब हम दो ब्रिक को एक दूसरे के साथ सडन स्ट्रक करेंगे। ठीक है, या उसी को कहते हैं वेल रिंगिंग साउंड, टन टन बजेगा एकदम। समझ गए बात को। तो साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले साउंडनेस टेस्ट क्या बताता है, इट शोज नेचर ऑफ ब्रिक्स। इट शोज नेचर, उसकी व्यक्तित्व को व्याख्यान करता है अगेंस्ट सर्टेन इम्पैक्ट, यानी जब उस पर कोई लोड दिया गया या किसी चीज से स्ट्रक किया गया तब। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें करते क्या है, प्रोसीड्यूर की बात करें तो दो ब्रिक को ले लीजिए, उसको स्ट्रक कीजिए एक दूसरे के साथ। तो साउंड अगर क्लियर बेल रिंगिंग आता है या मेटेलिक आता है फर्स्ट, और सेकेंड विथ नो क्रैक्स और ब्रेक, या कोई उस पर क्रैक नहीं आता है या वो टूटता नहीं है, तो वो हमारा जो ब्रिक है दैट इज फॉर द फेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गए आप लोग। तो इसी के साथ हम लोग ने टेस्ट ऑफ ब्रिक में मेनली जो 5-6 टेस्ट हम लोग को पढ़ना था, और भी बहुत सारी टेस्ट होती है, हम लोग ने जानने का कोशिश किया और आपको बताने का भी और समझाने का भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।